तो आज हम जो है लीगल के चैप्टर नंबर 4 ह्यूमन राइट्स इन इंडिया इसके साथ करेंगे। ठीक है, हम 14th ऑनवर्ड स्टार्ट कर रहे हैं। लेट्स स्टार्ट। 14th क्वेश्चन है, इन कॉन्टेक्स्ट विद प्रोविजन ऑफ डेथ पेनल्टी एज स्टेटेड इन आईपीसी, एक्सप्लेन हाउ इट जस्टिफाइज द एप्लीकेशन प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ ऑफ आर्टिकल 21। तो इसके अंदर आपको पेज नंबर 119 पे जो डेथ पेनल्टी है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट क्राइम वाला, वो सारा पैराग्राफ लिखना है। ठीक है, तो लास्ट पैराग्राफ है पेज 119 का, वो आपको सारा मेंशन करना है। फिर आता है स्टेट द प्रोसीजर टू लॉन्च अ कंप्लेंट विद एनएचआरसी 2 मार्कर्स। इसका आंसर है पेज 131 पे, 131। क्या प्रोसीजर है कंप्लेंट फाइल करने का। देन क्वेश्चन 16 जो है इस चैप्टर का नहीं है, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स का है, चैप्टर नंबर 7। देन क्वेश्चन 17 फंडामेंटल ड्यूटीज और उसके सेलिएंट फीचर्स, पेज 127। अगर मैं कोई पेज गलत बताऊं कुछ हो तो मुझे एक बार रेक्टिफाई जरूर कर देना। ठीक है। तो फिर मैं क्या करूं, इसके मैं फोटोज भेज दूंगी मेरे इस पे ना, मेरे इस पे फोटोज नंबर है। ओके। क्वेश्चन 18, स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी एज गिवन अंडर आर्टिकल 14, पेज नंबर 115 पे है आपका इक्वालिटी, आर्टिकल 14 जो हमने पढ़ा था, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। वो इसमें आपसे 5 मार्कर में पूछा, तो इसमें आपको सब कुछ लिखना है। जिसके अंदर हमने ये भी पढ़ा था कि लड़कियों की मैरिजेबल एज सर्टेन है, लड़कों की मैरिजेबल एज सर्टेन है, तो उसमें इक्वालिटी फॉलो नहीं हो रही है, पर वो एक्सेप्टेबल है। वहीं पे आप किसी को इस चीज़ से मना करोगे तुम शादी नहीं कर सकती क्योंकि सामने वाला दूसरे धर्म का है, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। ये सारा आपको 5 पॉइंटर में, 5 मार्कर में लिखना है। उसके बाद अच्छा, इसका ही फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट है, ये भी देखा है, सॉरी मैंने ये चीज़ नोटिस नहीं करी। द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006, उसमें अलग अलग एज बताई गई है लड़कों की और लड़कियों की। तो क्या ये करेक्ट है, यहाँ इक्वालिटी का प्रिंसिपल सही है या गलत है। तो आप बोलोगे सही है, यहाँ पे एज जो है वो अलग अलग रखी गई है, दैट इज एक्सेप्टेबल बाय लॉ। सेकेंड, मैरिज बिटवीन 2 पार्टीज अगर धर्म के बेसिस पे मना करी गई है, क्या ये करेक्ट है, तो आप बोलोगे नहीं ये करेक्ट नहीं है, ये जो है अलाउ नहीं है। उसके बाद हाउ डू प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 15, 16, 17 जो है वो इक्वालिटी कैसे मेंटेन करनी है, तो आपको दो दो लाइन में एक्सप्लेन करना है। आर्टिकल 15 जो है वो आपका पब्लिक प्लेसेस में जो है नॉन डिस्क्रिमिनेशन के लिए है। आर्टिकल 16 रिजर्वेशन के लिए है। आर्टिकल 17 जो है आपका अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करता है। पेज 115 पे सारे आंसर हैं ये। अगला क्वेश्चन, इस चैप्टर का लिखना पड़ेगा। इस चैप्टर में आर्टिकल्स के ऊपर बहुत फोकस है। मैं दिखाई दे रही हूँ ना, कि बीच में नेटवर्क गया था। Next question 19th. Driver of a bus owned by Road Transport Authority asked Rajni, a passenger, to deboard the bus in a deserted place where no other means of transportation was available. She alleged her fundamental right was violated by the driver's conduct. Can action be taken against the State Road Transport Authority? Yes, because Rajni was dropped at a desert place. Second, because Road Transport Authority is to state according to Article 12. Yes, fundamental right can be enforced against private entities. Yes, because she was not given fair hearing. इसमें क्या आंसर होना चाहिए। ये ठीक है, ये हमने कहीं पढ़ा भी था ना, स्टेट स्टेट उसके अगेंस्ट भी हो सकता है। आर्टिकल इसका एक बार मैं एक बार देख के बताती हूँ।
राइट्स। आर्टिकल 114 में मुझे आर्टिकल 12 नहीं दिख रहा। स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी वर्ड स्पेसिफिकली लिखा हुआ है। Fundamental rights are mostly enforceable against state and in some cases private person also, and state include all this. आर्टिकल 12 कहीं पे ना elaboration नहीं दे रखी इस बुक पे। इस बुक में कहीं पे आर्टिकल 12 की elaboration नहीं दे रखी है, बट ये क्वेश्चन आया हुआ है। आई डोंट नो। देखो, इन्होंने रोड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी बुक में वर्ड दिया हुआ है, तो उसके बेसिस पे तो ये क्वेश्चन 19। yes, private also and public also, majorly in public but in private also they can do। क्वेश्चन, हाँ बट उसमें ना कोई स्टेटमेंट ऐसी दी नहीं हुई कि उसको बोलने का मौका नहीं दिया या कुछ इस तरह से, ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं है, इसलिए हम प्रिंसिपल ऑफ फेयर हेयरिंग नहीं लगाएंगे यहाँ पे। अल्ट्रा पार्टम। क्वेश्चन 20। Sumit, a resident of Nyaya Savera society, was violently beaten up by his neighbor on the suspicion of human trafficking. He approaches the police, but they did not take any action to protect his right. Identify the body he can reach for his grievance. कहाँ पहुंच सकता है? NHRC 129 130 पेज। क्वेश्चन 21 आर्टिकल 19। क्वेश्चन 21 आर्टिकल 19। बहुत सारे फ्रीडम होते हैं और उसके साथ उसके क्लॉजेज होते हैं जिनको हम रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन कहते हैं। उस रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के ऊपर आपको कमेंट करना है। तो पेज 117 के ऊपर आपको एक ऊपर बड़ा सा पैराग्राफ होगा रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन का, कि हमारे देश में फंडामेंटल राइट तो है, बट हर फंडामेंटल राइट के साथ सर्टेन जो है रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो आपको रिस्ट्रिक्शन क्यों है वो आपको देखनी है। मोरालिटी, इंटेग्रिटी, ये सब जो वर्ड्स थे वो सब आपको मेंशन करने हैं। देन आपका अगला क्वेश्चन। हाँ जी। हाँ 117। जस्टिफाई द कॉन्ट्रडिक्शन बिटवीन आर्टिकल 14 और आर्टिकल 16। आर्टिकल 14 कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। आर्टिकल 14 कहता है कानून की नजरों में सब बराबर है, किसी को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, किसी के साथ कुछ नहीं होगा। वहीं पे आर्टिकल 16 जो है वो रिजर्वेशन की बात करता है। तो इसी की जो रिजर्वेशन वाला आपका पैराग्राफ है आर्टिकल 16, उसी की नीचे की लाइनों में लिखा हुआ है कि दो हमारे देश में इक्वालिटी की बात होती है, बट हम ये कहते हैं कि जो SC ST OBCs हैं जिनके साथ पहले बहुत बुरा बर्ताव हुआ है, इनको बहुत दबा के रखा गया, तो आज उनको बराबर लाने के लिए हमें स्पेशल ट्रीटमेंट देना पड़ता है फॉर सर्टेन टाइम पीरियड। ये उसी के अंदर लिखा हुआ है पेज 115 पे। देन आपका जो है नेक्स्ट आर्टिकल है, नेक्स्ट इसी का और करके पार्ट है। दिस आर्टिकल इज मोस्ट फंडामेंटल, इट इज एक्सपेंसिव and covers many other right and is applicable to both the citizen as well as non citizen। पूछ रहे हैं कौन से आर्टिकल की बात हो रही है, ये हो रही है आर्टिकल 21 की बात, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी की बात। ठीक है, उस राइट में आर्टिकल 21 में पूरी ये लाइन एज इट इज है कि बहुत फंडामेंटल है, एक्सपेंसिव है, बहुत सारे राइट्स इसके अंदर आते हैं और ये सिटीजन एज वेल एज नॉन सिटीजन सबको मिलता है। राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, आर्टिकल 21 पेज 119। हाँ 22 है, 22 का ही और करके पार्ट है ये। दिस आर्टिकल इज मोस्ट फंडामेंटल, it is expansive, cover many other rights and is applicable to both the citizen as well as non citizen।
नहीं, दिस आर्टिकल इज मोस्ट फंडामेंटल कवर सिटीजन एज वेल एज नॉन सिटीजन की बात आ गई। जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो सारे के सारे नॉन सिटीजन को नहीं दिए गए। ठीक है, आर्टिकल 21 है वो स्पेसिफिकली नॉन सिटीजन के लिए भी है। यस, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 23। दिस आर्टिकल प्रोवाइड्स राइट फ्रेमवर्क, ह्यूमन राइट फ्रेमवर्क टू द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। आइडेंटिफाई आर्टिकल 20 राइट टू ऑफ अक्यूज। तो ये जो है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से रिलेटेड में ह्यूमन राइट्स बनाए गए हैं। ये है राइट्स ऑफ अक्यूज्ड, आर्टिकल 20। क्वेश्चन 24 आपको नहीं करना है, ये चैप्टर 7 का है, आईसीसीपीआर इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स से। क्वेश्चन 25, आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इट गिव्स राइट्स टू इक्वालिटी। आर्टिकल 16 जो है वो रिजर्वेशन कहता है। ये दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, एक्सप्लेन करो। आर्टिकल 16 के अंदर इसका पूरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, पेज 115। मेरी नाक में खुजली क्यों हो रही है? नेक्स्ट क्वेश्चन 26। मिस उषा राजा टेक्निकल असिस्टेंट है हर्ब रिसर्च डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट में गोपावाड़ में। शी वॉज बींग सेक्शुअली harassed by director of the institute. Allegations for further harassment by way of non-renewal of her job contract with effect from 1/5/2014 was also leveled. She moved on to NGO. तो एक तो उसकी किसी ने उसके साथ सेक्सुअल हरासमेंट हुई, किसी ने उसकी कंप्लेंट नहीं ली, प्लस उसको जॉब से भी निकालने की बात हो गई। तो वो एक एनजीओ में गई, साक्षी करके एक एनजीओ थी हेल्प के लिए, और वो एनएचआरसी में गए। व्हाट आर द पावर एंड फंक्शंस ऑफ एनएचआरसी इन रिजॉल्विंग द केस। तो इसमें आपसे पावर एंड फंक्शंस डायरेक्टली पूछे गए हैं 6 नंबर में। आपको एनएचआरसी की पावर एंड फंक्शंस लिखने हैं, पेज 129। आंसर 27 जो है वो आपका इस तरह से होगा कि द प्रोविजन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर नॉट एनफोर्सिएबल बाय एनी कोर्ट। It is the duty of state to apply these policies, these principle in making laws and policies। ये आप पेज नंबर 125 पे जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल के टॉपिक पे आएंगे। ठीक है, तो इसमें बीच बीच में आपको ना 5 पॉइंट्स दिए हुए हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल के। तो इसका सबसे पहले आपको फर्स्ट पॉइंट लेना है दैट इट इज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू अप्लाई दीज प्रिंसिपल इन मेकिंग लॉज एंड पॉलिसीज ऑन सोशल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। फिर आपको फोर्थ पॉइंट लेना है, सॉरी थर्ड पॉइंट लेना है, द प्रोविजन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर नॉट एनफोर्सिएबल बाय एनी कोर्ट। देन आपको फोर्थ पॉइंट लेना है, सुप्रीम कोर्ट हैज रेज्ड द स्टेटस ऑफ मेनी प्रोविजन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल टू दैट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। यहाँ तक मार्क करना। फिर आप पेज नंबर 127 पे आ जाना। उसका फर्स्ट पैराग्राफ भी यही बात कर रहा है कि सुप्रीम कोर्ट हैज रेज्ड द स्टेटस ऑफ मेनी प्रोविजन टू डायरेक्टिव प्रिंसिपल टू दैट ऑफ फंडामेंटल राइट बाय सजेस्टिंग दैट दे वायलेट द वंस राइट टू लाइफ। फॉर एग्जाम्पल आपका राइट टू एजुकेशन, इन्होंने एक एग्जाम्पल कोट कर दिया राइट टू एजुकेशन वाला, जो 6 to 14 ईयर्स की एज ग्रुप वाला जो था कि कंपलसरी एजुकेशन देनी है, वो पहले डायरेक्टिव प्रिंसिपल था। फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसका लेवल जो है हाई करके उसे जो है फंडामेंटल राइट्स का पार्ट बना दिया था। तो ये पेज नंबर 125 और 127 का अमेलगमेशन है। फर्स्ट पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट पेज 125 डायरेक्टिव प्रिंसिपल के कैरेक्टरिस्टिक्स में से उठेंगे, एंड आपका एक पैराग्राफ जो है पेज 127 से उठेगा जिसमें सुप्रीम कोर्ट का एक एग्जाम्पल कोट करना है कि जिसके तहत उन्होंने जो है डीपीएसपी से उठा के किसी चीज को फंडामेंटल राइट में डाला हो। यहाँ तक क्लियर हुआ? कोई डाउट? ठीक है। क्वेश्चन 28, अंशु जो है डिमोनेटाइजेशन स्कीम से बड़ा परेशान हो गया और उसने प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया, और उसमें लोगों ने उसने बोला कि आप लोग जो है वेपन्स कैरी करके घूमो और प्रोटेस्ट करो। द प्रोटेस्ट सो प्लान वर नॉट अलाउड बाय द पुलिस एंड अंशु क्लेम दैट हिज फंडामेंटल राइट हैड बीन वायलेटेड। पुलिस ने उसकी गैदरिंग नहीं होने दी वेपन्स लेके,
और अंशु कह रहा है कि आपने मेरा फंडामेंटल राइट टू फॉर्म यूनियंस एंड ग्रुप्स वो आपने मेरा छीन लिया है. Identify the right which Anshu claims has been violated and also explain whether the action of police can be justified or not. अंशु का कौन सा राइट अंशु के हिसाब से गया है और क्या जो पुलिस ने करा वो सही है कि गलत है, बताओ. तो इसमें सबसे पहले तो राइट टू यूनियन जो है, फ्रीडम ऑफ यूनियन जो कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कौन सा वाला फ्रीडम होता है, एंड फॉर्म फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली, ये आप जो है ये. हाँ, नहीं हुआ. अंशु के हिसाब से उसका जो राइट है असेंबल का, राइट टू असेंबल पीसफुली का, वो वायलेट हुआ. बट पुलिस के एक्शन जस्टिफाइड थे क्योंकि वो जो है पीसफुली असेंबल नहीं हो रहा था, वो विद वेपन्स असेंबल हो रहा था. तो पुलिस के एक्शंस राइट है, अंशु जो है वो रॉन्ग है. अंशु गलत है, पुलिस करेक्ट है. पेज 117 पे 116 पे इसका आंसर है. फिर इसके अंदर आप पुलिस के लिए भी स्पेसिफिकली लिखेंगे कि ये जो है सोवरेनिटी, इंटेग्रिटी और पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए आप जो है किसी को रोक सकते हो इकट्ठे होने से. ठीक है, इसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस की ये लाइन लिखनी है, सोवरेनिटी, इंटेग्रिटी एंड पब्लिक ऑर्डर. समझ आया? देन क्वेश्चन 29, नेशनल माइनॉरिटी, नेशनल कमीशन ऑन माइनॉरिटी, पेज 134 135 पे आपको फंक्शंस मिल जाएंगे नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज के. क्वेश्चन 30 आपको भी नहीं करना है, चैप्टर 7 से बिलोंग करता है ये. क्वेश्चन 31, मिस्टर स्मिथ एक फॉरेनर हैं, वो इंडिया आए और उनके शक था कि वो चोरी कर रहे हैं, सोने की स्मगलिंग कर रहे हैं, इसलिए उनको जेल में डाला गया. उन्हें लॉयर एंगेज करने का मौका नहीं मिला और उन्हें अपने केस को प्रेजेंट करने का भी मौका नहीं मिला. तो बताओ कौन सा उनका राइट छीना गया है. आर्टिकल 21. आर्टिकल 21 हुआ, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी. प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है कि उनको रोकने के लिए. ठीक है, ऐसा माना जा रहा है कि उन्होंने गोल्ड स्मगल कर लिया है. ठीक है, इनको अरेस्ट इस बिना पे किया है कि वो गोल्ड स्मगल कर रहे थे. अगर आप किसी को गोल्ड स्मगल करने से राइट बिफोर, या मतलब हमें ये ऐसा लग रहा है कि वो गोल्ड स्मगल कर सकते हैं, तो वो उसको रोकने के लिए हमने पहले ही उन्हें जेल में डाल दिया. दैट इज प्रिवेंटिव डिटेंशन. बट उनको गोल्ड स्मगल हो गया है और उसके बाद हमें शक है कि इसने करा होगा, उसके बाद हमने जेल में डाला, दैट इज आपका नॉर्मल तरीका है. दैट इज नॉट प्रिवेंटिव डिटेंशन. इसमें प्रिवेंटिव तो बिल्कुल नहीं लगेगा. राइट टू लाइफ एंड ऑडियो अल्ट्रा पार्टम इज लिसन टू द अदर साइड है, जिसमें वो पेन का यूनियन ऑफ इंडिया वाला केस था, वो इसके अंदर नहीं आता है. नहीं, इसमें नहीं है. वो ऑडियो अल्ट्रा पार्टम तब होता है जब आपको कोर्ट के आगे ले जाया जाता है. कोर्ट कहता है कि इसको बिना. अगर लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का नेगेशन करके देखते हैं. सबसे पहले नेगेशन के अंदर आर्टिकल 14 तो नहीं जाएगा, राइट टू इक्वालिटी हमारा नहीं जाएगा, और राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन भी नहीं जाएगा. इसमें या तो 19 जा सकता है या 21 जा सकता है. ठीक है ना? अब तुम्हें 19 और 21 में से कौन सा बेटर लग रहा है? इस तरह से नेगेशन पॉलिसी में भी चल सकते हैं. क्वेश्चन 33 हमें नहीं करना है, चैप्टर 3 का पार्ट है ये. वैदिक एज के कौन से ट्रिब्यूनल्स होते हैं जिसमें पुकार श्रेणी, वो सब लिखना था. क्वेश्चन 33, एनएचआरसी की गाइडलाइंस की आप कैसे केस कंप्लेंट फाइल कर सकते हो, ये हम पहले भी कर चुके हैं. क्वेश्चन 34 में रीड कर रही हूँ, इस चैप्टर का नहीं है, चैप्टर नंबर 2 का है. ठीक है,
Puru, a passerby, saw two masked motorbike looting the ATM bank of Aluva. The bikers also injured the guard deputed at the ATM. Puru had noted the registration number of the motorbike. He not only called the ambulance but also informed the police about the commission of the offence by recording an FIR in the nearest police station in the above given situation. Is the officer in charge bound to investigate the fact circumstances of the case? Give reason what happens if the ये तो इसी का है, इसी चैप्टर का लग रहा है. तो इज द ऑफिसर इन चार्ज बाउंड टू इन्वेस्टिगेट द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस. अगर एफआईआर लिखवाई गई है, ये मेरे ख्याल क्रिमिनल केस का होना चाहिए वैसे, तो क्या आपको जो है फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अगर एफआईआर लिखवाई जा रही है, जो ऑफिसर इन चार्ज है वो केस को चेक करेगा कि नहीं करेगा. अगर वो नहीं करता है तो आप उसके सीनियर को जाके वो दे सकते हो, कंप्लेंट कर सकते हो. चैप्टर 2 क्रिमिनल वाले का है मेरे ख्याल से, तो ये हाँ चैप्टर 2 क्रिमिनल वाले का, क्वेरी एंड इन्वेस्टिगेशन वाले का. Question 35. The concept of human right has changed its contours ever since it was coined in Magna Carta. ये कट गया है, आप लोगों को इस साल नहीं आ रहा है. इसका एवोल्यूशन पूछा है, आप लोगों को नहीं आ रहा. क्वेश्चन 36. मिस तनुजा त्रिवेदी टेक्निकल असिस्टेंट है, ये हम पहले भी कर चुके हैं कि उनका सेक्सुअल हरासमेंट हुआ और वो जो है एनजीओ के पास गई. अभिलाषा, उसकी 4 पावर या फंक्शन लिखने हैं, तो एनजीओ के आपको 4 पावर या फंक्शन लिखने हैं. ठीक है, इसमें वुमेन पे जाएगा, वुमेन वाला. क्वेश्चन 37. अमित को अरेस्ट कर लिया गया. एमसीओसीए प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ हैज बीन मेयरली ऑन द सस्पिशन ऑफ बीइंग इन्वॉल्व्ड इन टेररिस्ट एक्टिविटी. तो ऐसा माना जाता है कि वो टेररिस्ट एक्टिविटी वो कर रहा है विदाउट एनी कंक्रीट प्रूफ. देयर वाज नो प्रूफ कि उसने एक्चुअली में किया, बट इन्हें शक लग रहा था कि वो कुछ कर रहा है. अमित को कोई लॉयर नहीं दिया गया, उसका केस भी सामने नहीं रखा गया. अमित ने पिटिशन फाइल करी कि उसके फंडामेंटल राइट्स वायलेट हुए हैं. कौन से आर्टिकल की अमित बात कर रहा है और क्या ये वो आर्टिकल जो है अमित के ऊपर अप्लाई होता है कि नहीं. सबसे पहले प्रिवेंटिव डिटेंशन पे आ जाइएगा, पेज नंबर 120 121. प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर अगर आप किसी को जेल में डाल रहे हो तो आप उसे ग्राउंड्स तो बता सकते हो, बट उसको जो है ज़रूरी नहीं है कि आप उसे टाइम दो कि आप कंसल्ट करो अपने लॉयर को. ज़रूरी नहीं है आप उसको वो टाइम दो. दूसरा, आप जो है उसको जो है नियर बाय कोर्ट में लेकर जाओगे 3 महीने बाद. ज़रूरी नहीं है कि 24 घंटे के अंदर अंदर लेके जाओ. तो आपके जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं, जनरली आपके फंडामेंटल राइट होते हैं आर्टिकल 22 के अंडर, कि आप जो है अपना लॉयर हायर कर सकते हो. आपके जो हैं कोर्ट के अंदर जो है आपको 24 घंटे के अंदर प्रेजेंट करना होगा. ये सब आपके राइट्स होते हैं. बट हो सकता है अगर आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर डाला जा रहा है तो ये वाले राइट्स आपको नहीं मिलेंगे. समझ में आया? देन व्हाट आर द गाइडलाइंस फॉर विद एनएचआरसी में केस करने की गाइडलाइंस पूछी गई हैं. अगेन आप वही गाइडलाइंस लिखेंगे. क्वेश्चन 39. फुलमनिया ट्रेवल्स फ्रॉम रांची टू कोलकाता टू वर्क एज अ डोमेस्टिक हेल्प. ऑन लैंडिंग इन कोलकाता शी वाज सब्जेक्टेड टू फोर्स्ड सरोगेसी. बताओ कौन सा वायलेट हुआ है उसका राइट? इक्वालिटी, एक्सप्लॉइटेशन, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी और फ्रीडम. कौन सा राइट? एक्सप्लॉइटेशन. 40th question. National Commission. The minorities whose interests are protected by National Commission for Minority are cultural group, linguistic group, ओबीसी या रिलीजियस माइनॉरिटी. हमारे यहाँ पे माइनॉरिटी के कौन से ग्रुप को प्रोटेक्शन मिली हुई है? भाषा के आधार, रिलीजियस माइनॉरिटीज को. कौन कौन से रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं? सिख, पारसी, जैनी, बुद्धिस्ट, आपके क्रिश्चियन, मुस्लिम, बस ये होते हैं. क्वेश्चन 41. मौर्य एक ट्राइबल यूथ है, उसको बहुत मारा पीटा गया क्योंकि उसने एथलेटिक कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर लिया था.
उसने ये मतलब अपना बयान दिया कि वहां पे पुलिस थी और उसने उनको कुछ मतलब बचाने में कुछ हेल्प नहीं करी मौर्य को। तो बताओ वो कहाँ पे जा सकता है और उसके पावर एंड फंक्शन बताने हैं, कहाँ जा सकता है? सब एनएचआरसी में जा सकता है पर मोस्ट सूटेबल रहेगी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब सबसे ज्यादा उसके लिए सूटेबल रहेगी। ठीक है। क्वेश्चन 42, फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है उनके फीचर्स के? मौर्य ट्राइबल, लिखा हुआ ना ट्राइबल यूथ है, स्पेसिफिकली मेंशन होगा आपको। एक फोटो भेज रही हूँ मैं, रुकना। मैंने एक फोटो भेजी है आपको। वो आपका जो है क्वेश्चन नंबर 42 का सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट का आंसर है। डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल ड्यूटीज एंड फंडामेंटल राइट्स। ठीक है। तो आपको डायरेक्टली नोट्स बना के मैंने भेजे हैं एफआर और एफडी के डिफरेंस के, मिल गए? क्वेश्चन 43 आपको नहीं? नहीं, मेरा बस इसी का बना हुआ है। पर कहोगे किसी चीज का नहीं समझ में आ रहा और किसी का टेबल स्पेसिफिकली चाहिए तो मुझे बता देना, मैं बना के उसकी फोटो भेज दूँ। नहीं, और तो नहीं बने हुए मेरे, ऑन द स्पॉट तभी बनाती हूँ मैं। तुम्हारे को वैसे किसी का स्पेसिफिकली हो ना कि तुम्हें टाइम सेव करना है या कुछ भी है तो मुझे बता देना। क्वेश्चन 43 नहीं करना, चैप्टर 6 का है ये। क्वेश्चन 44, डीपीएसपी जो है कौन से पार्ट्स में है और कौन से आर्टिकल तक है? बताओ जल्दी से फटाफट, इस पे तो उठक बैठक करवा सकती हूँ मैं। ठीक है, आर्टिकल पार्ट 4, आर्टिकल 36 टू 51। Question number 45. In the city of Bhimpur, all factories and mills were asked to submit a complete data about their employees. इसमें जो है इस डेटा के अंदर क्या गड़बड़ दिख रही है? कौन सा एज ग्रुप सबसे ज्यादा गड़बड़ लग रहा है? इसमें क्या है कि 4 एम्प्लॉयज जो हैं वो 12 से 14 की एज ग्रुप। अभी तुम भी करो इस क्वेश्चन को। कुछ पहले ही सॉल्व कर लिया था क्या घर पे? इतना मजा आ रहा है अब लीगल में? बाकी सब सब्जेक्ट्स कैसे चल रहे हैं? क्या कह रहे हो? बोलो कनिका। हाँ, तो आंसर ही पूछ रहे हो। ठीक है। चाइल्ड लेबर तो है,
ठीक है। सबसे पहले तो वो चाइल्ड लेबर करवा रहे हैं 12 से 14, बट इन्होंने क्या रिप्लाई दिया कि ये जो 12 से 14 वाले बच्चे हैं ना, हम इनको स्कूल भेज रहे हैं। ठीक है। पर ये फैक्ट्री है केमिकल वर्क्स की, कि तो ये क्या हजार्डवर्स हुई कि नहीं हुई? हुई। अब बताओ कौन सा जो है इस पे ए बी सी डी ऑप्शन है। ए ऑप्शन कह रहा है कि नहीं, राजेश्वरी केमिकल ने कोई राइट वायलेट नहीं करा, बिल्कुल सही चल रही है, सैलरी भी टाइम पे दे रही है। बी कहता है कि फंडामेंटल राइट जो है आर्टिकल 24 गया है कि 14 साल से छोटे बच्चों को काम नहीं करवाना होता। फिर आर्टिकल 14 कह रहा है कि इक्वल नंबर ऑफ मेल और फीमेल फॉलो नहीं हो रहा है, इसलिए जो है, इसलिए केस बनेगा। आर्टिकल डी ऑप्शन कह रहा है कि आर्टिकल 19 वायलेट हो रहा है, क्योंकि जो 12 से 18 साल वाले हैं उनको जो है कंपलसरी स्कूल जाना होगा। तो बताओ ए बी सी डी कौन सा बेस्ट ऑप्शन आपको लग रहा है? आर्टिकल 24, आर्टिकल 14 या आर्टिकल 19? 24 कि 14 साल से छोटे बच्चों को आप हजार्डवस एक्टिविटी में नहीं डाल सकते। आर्टिकल 19 में ये कह रहे हैं कि बच्चों की आज़ादी छीन ली, उनको जबरदस्ती स्कूल भेज रहे हैं। क्या ये सही होगा? हम्म, ठीक है। क्वेश्चन 46, ह्यूमन राइट फ्रेमवर्क जो है कौन कौन से पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आता है? ह्यूमन राइट की बात इंडिया के संविधान के कौन कौन से पार्ट में बात करी गई है? सबसे पहले प्रियम्बल में बात करी गई है, उसके बाद पार्ट 3 में करी गई है, फंडामेंटल राइट पार्ट 4 में करी गई है आपकी, फंडामेंटल जो है आपकी डीपीएसपी सॉरी, और पार्ट 4 है फंडामेंटल ड्यूटीज, इनके अंदर बात करी गई है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि किस किस पार्ट में कॉन्स्टिट्यूशन के ह्यूमन राइट की बात हुई है, पेज नंबर 113 पे इसका आंसर है आपका प्रियम्बल, आपके फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी एंड डीपीएसपी। पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 4 एंड प्रियम्बल। ठीक है। क्वेश्चन 47, नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन जो है उसमें उसकी पावर्स पूछी गई हैं, आपको पावर्स लिखनी है 2 मार्कर। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के 8 फंक्शंस पूछे गए हैं। एनएचआरसी देख लो कितनी बार पूछा जा रहा है, बिल्कुल मत छोड़ के जाना। क्वेश्चन 49, आर्टिकल 19 की फ्रीडम लिखनी है और प्लस उसके ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लिखनी है। फिर आपसे पूछा गया है कि रिस्ट्रिक्शन ऑन अ सेल ऑफ बुक बिकॉज सम पीपल आर प्रोटेस्टिंग इट, इज इट करेक्ट और रॉन्ग? कि हमें जो है अगर कोई रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है कि आप बुक को नहीं बेच सकते क्योंकि सर्टन ग्रुप को बुक पसंद नहीं है, तो क्या ये रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए कि नहीं? तो आप मना करोगे नो, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। सेकेंड पार्ट है कि अगर आप इंसाइटिंग स्पीचेस दे रहे हो लोगों को प्रोवोक करने के लिए ताकि वो वायलेंस क्रिएट करें, तो क्या इसके ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लग सकती है? हाँ, इसके ऊपर बिल्कुल लग सकती है। इंटेग्रिटी पब्लिक आपका जो क्या था, सोवरेनिटी, इंटेग्रिटी और पब्लिक ऑर्डर के लिए। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत कुछ पूछ लिया इसमें। पेज 117। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 50, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है कौन से पार्ट में है? 4 पार्ट, आर्टिकल 36 टू 51। 51 ए तक है, 51 तक है, 51 तक ही है ना? 51 ए इज फंडामेंटल ड्यूटीज आई थिंक। ओके। मधुर जो है रिलीजियस माइनॉरिटी से बिलोंग करता है, अपने धर्म को प्रमोट करने के लिए वो एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोलना चाहता है। बताओ कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में उसको जो है ये इंस्टीट्यूट खोलने दिया जाएगा? 25, 26? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन 28, इसमें 28 ऑप्शन। फ्रीडम टू रिलीजन, माइनॉरिटी, आर्टिकल 30, पेज 124, आर्टिकल 30। ये एक माइनॉरिटी को राइट है अपने खुद के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स बनाने का, उन्हें एडमिनिस्टर करने का। देन है गिव एनी 4 फंडामेंटल राइट, 4 ह्यूमन राइट दैट आर प्रोटेक्टेड अंडर यूडीएचआर। पेज 110 पे है ये आपका यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट। स्टार्टिंग का टॉपिक था
जब मैंने स्टार्ट किया था। इसके अंदर आपके सिविल पॉलिटिकल राइट जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच, असेंबली, कॉन्शियंस, रिलीजन, राइट टू एजुकेशन, राइट टू लाइवलीहुड, काफ़ी कुछ लिखा हुआ है पेज 110 पे। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट का पार्ट बनाया था इनको। यहाँ से उठा के हमने कॉपी करके अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डाले थे। मिल गया। क्वेश्चन 53 एनएचआरसी की पावर पूछी गई है, फिर से लिख देना। क्वेश्चन 54 नहीं करना, चैप्टर 7 का है, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स का। क्वेश्चन 55 फंक्शन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट ऑलरेडी हम कर चुके हैं। क्वेश्चन 56 आपको नहीं करना है, मॉन्टेस्क्यू भैया चले गए। क्वेश्चन 57 इनमें से कौन से रिलीजियस माइनॉरिटी नहीं है? क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, जाट, कौन नहीं है रिलीजियस माइनॉरिटी? जाट नहीं है। फंडामेंटल राइट कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल में? हाँ, जाट। कौन से 58 क्वेश्चन फंडामेंटल राइट कौन से पार्ट में और कौन से आर्टिकल में है? बताओ क्वेश्चन 58। आर्टिकल 12 पार्ट 3, 12 to 35, 12 to 35, 12 to 35। Question 59 Ramzan moved to the National Commission for Minority through an NGO Rakshak for taking action against people responsible for communal right in his city. The case for bringing the guilty to justice is pending in NHRC. The National Commission for Minorities disqualified the complaint from being admitted. Why did it so? रमज़ान जो है पहले NHRC में गया था और अब जो है अपनी कंप्लेंट लेके जो है वो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी में चला गया, जबकि उसका केस ऑलरेडी NHRC के पास रखा हुआ है। तो क्या नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज उसके केस को ले सकती है या मना कर सकती है? एनएचआरसी में सभी के लिए आ जाता है। एनएचआरसी इज फादर ऑफ ऑल द कमीशंस। एनएचआरसी तो आप जो है माइनॉरिटी में नहीं जा रहे, एससी में नहीं जा रहे, एससी में नहीं जा रहे, वुमेन में नहीं जा रहे, आप सीधे एनएचआरसी में जा रहे हो, ठीक है चलेगा। एनएचआरसी सबको इनकम पास करता है। स्पेशल फोकस के साथ ये एससी एसटी वाले सेपरेट सेपरेट बनाए गए हैं। आप वहां पे जाओगे आपका केस जल्दी स्टार्ट हो जाएगा एज कम्पेयर टू एनएचआरसी, बट अगर आपका एनएचआरसी में ऑलरेडी डला हुआ है, एवरीथिंग इज सेम, तभी इनके फंक्शंस, इनकी पावर सब कुछ सेम रखी गई है। ठीक है, फंक्शनिंग इन चारों की सेम है, चारों पांचों की फंक्शनिंग में प्रॉब्लम नहीं है। जिसको ये समझ में नहीं आ रहा मुझे कहाँ जाना है वो एनएचआरसी में चला जाए। ठीक है ना। तो इसका केस ऑलरेडी एनएचआरसी में पड़ा हुआ है, हमने ये क्लियरली पढ़ा था कि अगर आपका केस ऑलरेडी किसी बॉडी के पास है, चाहे वो कोर्ट के पास है चाहे किसी कमीशन के पास है, और अगर आप दूसरी कमीशन के पास जा रहे हो तो वो रिजेक्ट कर देगी आपका केस। ठीक है, तो कहेगी तुम्हारा ऑलरेडी पेंडिंग है, वहां से सॉल्व करो, वहां पे देखेंगे, क्योंकि सबकी वर्किंग सेम है। क्वेश्चन 60 आइडेंटिफाई द फंडामेंटल, इसका आंसर जो था पेज 134 पे था पहले वाले का। क्वेश्चन 60 आइडेंटिफाई द फंडामेंटल ह्यूमन राइट डिपिक्टेड इन दिस पिक्चर। क्या दिख रहा है ये पिक्चर जो है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है बेटा ये, फ्रीडम का पार्ट है ये, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। इससे जो है हमारे देश में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को सिक्योर बनाया गया है। ठीक है, तो ये जो है आपका राइट टू रिलीजन है। एग्जैक्ट आर्टिकल हो गया आपका आर्टिकल 25। ठीक है, ये आप किसी भी धर्म को फॉलो कर सकते हो। क्वेश्चन 61 एक एनजीओ है बैंगलोर में, बचपन बचाओ, made a complaint to NHRC saying that 12-year-old child worker had died in silk failure unit premises in Ramanagaram town of 14 on 14 November। उसकी बॉडी पे बर्न्स आ गए थे। It was alleged that age of disease was changed to 17 years by police acting in convenience with the doctor who had conducted the post-mortem in order to save the employer. What are the power of commission to bring guilty to the justice? तो अगेन उसकी powers of NHRC लिखनी है।
इसमें आपको और कुछ नहीं करना है, पावर्स ऑफ एनएचआरसी लिखनी है। समझ में आया? क्वेश्चन 62 नहीं करना है। क्वेश्चन 63। मैं थोड़ी सी लंबी क्लास ले रही हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं ना? खत्म करवा दूं ये। Ashok was convicted and awarded death penalty in rarest of the rarest case by Honorable Supreme Court of India in year 2010. The sentence has not been executed till date while Ashok is languishing in Tihar jail. 2010 में इसको जो है वो दे दिया गया था, सजाए मौत दे दी गई थी। वो अभी तक तिहाड़ जेल के अंदर बैठा हुआ है। ये अगर मैं इसको मानूं 2018 का पेपर, तो कितने साल हो जाएंगे? 8 इयर्स हो जाएंगे। इसके पास कौन सी 3 ऑप्शन है, कौन सा बेस्ट ऑप्शन ये चूज कर सकता है? अशोक को कोई रिलीफ नहीं मिलेगा क्योंकि उसने रेयरेस्ट ऑफ रेयर क्राइम करा गया है। अशोक के पास राइट टू अपील है क्योंकि उसको जो है 5 साल से ज्यादा हो गए हैं वेट करते हुए अपनी सजाए मौत का। ठीक है, अशोक हैज अ राइट टू अपील ऑन द ग्राउंड ऑफ रीफॉर्मेशन, कि मैं अपने आप को बदल डालूंगा, मैं स्वभाव ठीक कर लूंगा। बताओ कौन सा सूटेबल है? ए बी सी? ठीक है, उसको मोर देन 5 इयर्स हो गए तो सुप्रीम कोर्ट में री अपील हो सकती है इस चीज की। क्वेश्चन 64। मिस्टर स्मिथ वही चोरी कर रहे थे, फंडामेंटल राइट, ये हम पहले भी कर चुके हैं। मिनिमम 5, मतलब मैक्सिमम 5 ईयर तो वेट करना पड़ेगा, 5 ईयर के बाद ही बात होगी। Ajit was suspected of being involved in child abduction and merely on this suspicion was assaulted by inhabitants. शक था बच्चा चुरा रहा है, पीट दिया। A detailed report came in the newspaper highlighting the inaction of the state agency in protecting Ajit and his basic non-derogable rights. बताओ वो कहाँ जा सकता है? और उसके फंक्शन पावर, एनएचआरसी फंक्शन पावर। क्वेश्चन 66 आपको नहीं करना है, चैप्टर 7 का है। क्वेश्चन 67। ओम्बड्समैन इस चैप्टर का नहीं है, छोड़ देना। क्वेश्चन 68। आइडेंटिफाई द क्वाजी जुडिशियल बॉडीज डीलिंग विद ह्यूमन राइट हैविंग पावर सिमिलर टू सिविल कोड। इसमें आपको चारों बॉडीज के नाम लिख देने हैं। आपको एनएचआरसी का नाम लिखना है, आपको माइनॉरिटीज का, विमेन का, एससी एसटी सारे लिख देने हैं। और उनकी पावर सेम है, एक ही जैसी पावर है, लिख देना। समझ आया? नेक्स्ट। फरहीन वाज, हाँ, सेम पावर, डिट्टो है, डिट्टो, डिट्टो, वर्ड बाय वर्ड से। Farin was a sufferer of domestic violence at home, but owing to her financial dependence on her husband, she was never able to take any action against him. Is there any enactment which can protect her? Also, is there any enactment which can come to her aid? अच्छा, तो कोई उसकी प्रोटेक्शन के लिए आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। बताओ। ऑल्सो स्टेट द हायरार्की ऑफ द बॉडीज कंस्टिट्यूटेड अंडर दिस एक्ट। हायरार्की ऑफ द बॉडीज, ये चेक करना पड़ेगा, एक सेकंड होल्ड करना। और उसको एड की जरूरत है, गरीब महिला को एड की जरूरत है, तो ये नालसा सालसा डालसा की बात हो रही है। और हायरार्की उसके अंदर होती है। हायरार्की आपकी जो है विमेन उसके अंदर नहीं होती है, नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन में। तो बहुत छोटी सी चीज के डिफरेंस बन रहा है। अगर आइडेंटिफाई नहीं कर पाए तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, है ना? तो क्वेश्चन आपका चैप्टर 3 नालसा डालसा सालसा वाला है। चैप्टर 3 का ही पार्ट है ना नालसा, किसी और का है? ठीक। फिर क्वेश्चन 70। सुमन जो है पुलिस स्टेशन में गई परीनगर में, और उसने स्टेशन ऑफिसर को कहा कि उसने जो है रोहित को मर्डर करते हुए देखा 2 लोगों का, और जो कि वो चोरी करने आए थे रोहित के घर में, और रोहित ने उनका मर्डर कर दिया। ऑफिसर ने रोहित को वो कर लिया, अरेस्ट कर लिया और जेल में डाल दिया। 24 घंटे के अंदर अंदर उसने मजिस्ट्रेट को सारा इंसिडेंट बताया, पुलिस ऑफिसर ने।
और मैजिस्ट्रेट सेंटेंस रोहित टू एन इम्प्रिजनमेंट ऑफ 10 years. इज द प्रोसीजर फॉलोड बाय रोहित कन्विक्शन जस्टिफाइड? क्या ये सही है कि गलत है? ठीक है, आपको जो है कॉन्विक्ट को जज के सामने प्रेजेंट करना होता है, खुद जाके नहीं बताना होता। कॉन्विक्ट को आपको लेके जाना होगा जज के सामने, सबसे पहली बात तो। राइट टू कंसल्ट द लॉयर, ठीक है। राइट टू बी टोल्ड द ग्राउंड्स ऑन विच ही वाज पुट बिहाइंड द बार्स, ठीक है। तो कुछ भी उसको राइट्स नहीं मिले, आर्टिकल 21 और 22 दोनों गए इसका, तो दोनों बताने हैं इसको, ठीक है। और करके पार्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग सिचुएशन बाय गिविंग reason whether any fundamental right has been violated or not under Article 20 of the Indian Constitution. First, Arpit was charged and convinced of theft of property from Sachin. Arpit was subsequently charged and tried for robbery on the same facts. क्या क्वेश्चन है दोबारा से? आर्टिकल 20 का जो राइट है वायलेट हुआ है कि नहीं? अर्पित को चार्ज किया गया और कन्विक्ट किया गया ऑफ थेफ्ट ऑफ प्रॉपर्टी फ्रॉम सचिन। ये फर्स्ट वाला देखना करेक्ट बन रहा है, मुझे तो लैंग्वेज में थोड़ी सी डाउट हो रही है। प्रीवियस, ठीक है, तो इसको सजा कितने टाइम की दी गई है? इसमें सजा तो कुछ नहीं लिखी हुई ना। अर्पित was charged and convicted of theft of property from Sachin. Arpit was subsequently charged and tried for robbery on the same facts. तो ये पूछ रहे हैं आर्टिकल 20 जो है वायलेट हुआ है कि नहीं हुआ है? नहीं हुआ ना। Nandini was charged with the offence of murder of a member of parliament. During the police investigation, a list of questions was provided to Nandini. She refused to answer those questions. Is she bound to give answers or not? No, she is not bound to answer. ये आपका जो है राइट है, नो पर्सन ऑफ एक्यूज ऑफ एनी ऑफेंस शेल बी कंपेल्ड टू विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ और हरसेल्फ। तो पहले वाले में उसका प्रॉपर केस चला है, उसमें कोई फंडामेंटल राइट नहीं गया है। आप जो सेकंड सिचुएशन है उसमें नंदनी को आप फोर्स नहीं कर सकते कि उसको जवाब देना ही पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन 71, हाउ वाज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर्ड इक्वालिटी? अब ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है और इक्वालिटी का इन्होंने सब कुछ पूछ लिया है। इक्वालिटी का जब सब कुछ पूछा है तो इसके अंदर आर्टिकल 14, 15, 16, 17 चारों आर्टिकल लिखने हैं आपको। पर आर्टिकल 1.5 मार्क्स मिलेगा। समझ आया? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन? इसमें से कौन सा क्राइम नहीं है? चाइल्ड रेप, फीमेल फिटिसाइड, डाउरी डेथ, किडनैपिंग एंड अबडक्शन ऑफ गर्ल्स फॉर प्रोस्टिट्यूशन। इसमें कौन सा जो है क्राइम अगेंस्ट चाइल्ड नहीं है? चाइल्ड रेप है, फीमेल फिटिसाइड है, डाउरी डेथ जो है चिल्ड्रन की, वो वुमेन के अगेंस्ट है। क्वेश्चन 73, फिर वो चाइल्ड हो सकता है अगर अगर वो अंडर द एज ऑफ 18 वगैरह कुछ मेंशन है तो। सुनीत सिंह वाज वर्कमैन इन फैक्ट्री ऑन नवंबर 9, 2015। इसका झगड़ा हो गया सुनीत सिंह का और राजेंद्र नाथ जो सुपरवाइजर था। जब राजेंद्र नाथ को वेन राजेंद्र नाथ ने 3 कॉन्जिक्यूटिव मेमोज दिए सुनीत सिंह को कि तू नेग्लिजेंट है, नेग्लिजेंट है। सुनीत सिंह जो है मैनेजर के पास गया फैक्ट्री के और उसने कहा कि इस मैटर में इंक्वायरी करो। और उसने बोला कि राजेंद्र नाथ जान पूछ के उसको मेमोज दे रहा है, उसको हरास कर रहा है। सुनीत सिंह ने जो है, बिकॉज सुनीत सिंह ने मना कर दिया कि मैं तेरी बेटी से शादी नहीं करूंगा राजेंद्र नाथ की। The manager of the factory appointed Raghunath Singh as an inquiry officer to inquire into the matter. Father of Raghunath Singh and Rajendra Nath are childhood friends. ये जो है ना इस क्वेश्चन का है ही नहीं, इस चैप्टर का ही नहीं है। ये चैप्टर 3 मीडिएशन कंसिलिएशन वाला है, ठीक है। तो राजेंद्र नाथ जिसको उसके अंदर, सॉरी, रघुनाथ सिंह जिसको जो है बीच का बंदा बिठाया गया है जो इंक्वायरी करेगा, वो राजेंद्र नाथ का बचपन का दोस्त है।
रघुनाथ सिंह ने जाना, रघुनाथ सिंह की जो आंसर था फाइनल, उसने ये बोला कि सुनीत सिंह जो है वो गिल्टी है और सुनीत सिंह को नौकरी से निकाल देना चाहिए। क्या सुनीत सिंह जो है इस क्वेश्चन को, इस रिमूवल को चैलेंज कर सकता है कि नहीं कर सकता? हाँ, वो चैलेंज कर सकता है इस बेसिस में कि यस, न्यूट्रल नहीं था बंदा, जिसको लिया गया वो न्यूट्रल नहीं था। हाँ, मीडिएशन और कंसिलिएशन, मीडिएशन आई थिंक, मीडिएशन होना चाहिए, मीडिएशन और कंसिलिएशन। आर्बिट्रेशन नहीं होगा, मीडिएशन होगा, क्योंकि उसने जो है कोई बीच में इंटरवीन नहीं करा, इंटरवीनिंग का कोई काम नहीं था, उसने सिर्फ साइड से रिपोर्ट दी अपनी, बीच में कोई सुलह नहीं करवाई, तो मीडिएशन हो सकता है। सिर्फ सुनने का काम करा उसने दोनों पार्टीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन छोड़ देना, इस चैप्टर का नहीं है। Question 75. The minorities whose interests are protected by National Commission for Minorities are religious minorities. फुल मनिया वाला क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, जो उसको फोर्थ सरोगेसी में डाला गया था। क्वेश्चन 77 फिर से वही है, अर्पित वाला केस और नंदनी वाला केस, आर्टिकल 20 का। क्वेश्चन 78, एक्सप्लेन द कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आपके जो है पेज 124 पे मिलेंगे, आर्टिकल 29 और 30। Critically assess the situation given below in the light of cultural and educational right as explained above. A government-aided school in Punjab denied admission to Rachit because his mother tongue is Bengali and does not understand Punjabi. गवर्नमेंट एडेड है तो वो कल्चर एजुकेशनल राइट के बेसिस पे मना नहीं कर सकता स्कूल, क्योंकि वो गवर्नमेंट एडेड है, सरकार की तरफ से चलने वाला स्कूल है, तो मना नहीं कर सकते। ओपन रखना होगा उनको, अगर उनका अपना ट्रस्ट पे चल रहा है, खुद के पैसों से चल रहा है, तो मना कर सकते हैं। एनुअल बजट में 36 करोड़ एक को और 16 करोड़ एक को नहीं दे सकते, इक्वालिटी देनी होगी, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता, ये हम पहले भी कर चुके हैं। क्वेश्चन 79 नहीं करना, मौर्य ट्राइबल वाला है, पहले हो चुका है। आर्टिकल क्वेश्चन 80 भी हम कर चुके हैं, उन्होंने पूछा कौन कौन से आर्टिकल्स जो है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से डील करता है। 20 हो सकता है, 20 और 22 में से इकट्ठे एक साथ बताती हूँ उनमें से बेस्ट कौन सा है, इधर 20 और 21। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम 20 की ना पहली दो तीन लाइनें हैं, कमिटेड क्राइम्स। अच्छा, इसकी पहली थर्ड लाइन में लिखा हुआ है, आर्टिकल 20 की ना थर्ड लाइन में लिखा हुआ है, दिस आर्टिकल प्रोवाइड द ह्यूमन राइट फ्रेमवर्क टू द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। आर्टिकल 20 के अंदर लाइन लिखी हुई है बकायदा, इसीलिए ये होगा, क्योंकि इसमें आर्टिकल पूछा है, आर्टिकल्स नहीं पूछा। समझ रहे हो कनिका? तो हमें कोई एक आर्टिकल बताना है, ये स्पेसिफिक आर्टिकल मांग रहे हैं, और ये सेम लाइन आर्टिकल 20 के अंदर लिखी हुई है। क्वेश्चन 81, क्वेश्चन 81 इक्वालिटी प्रिंसिपल पूछा गया और वैल्यूज पूछी गई है, वही नॉन डिस्क्रिमिनेशन, वो सब आपको लिखना है, और चारों प्रिंसिपल को एक एक लाइन में डिफाइन करना है। क्वेश्चन 82, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड गिव 4 salient features, safeguarding public property and abjuring violence। ये कहाँ पे लिखा है? क्वेश्चन 82, सेफगार्डिंग पब्लिक प्रॉपर्टी एंड अब्जर्विंग द वायलेंस आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज में 7वां 8वां पॉइंट है, तो ये आपसे फंडामेंटल ड्यूटीज के 4 सेलिएंट फीचर्स लिख रहे हैं, पूछ रहे हैं। तो मैंने जो एफआर और एफडी का, फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटी का आपको डिफरेंस दिया, उसी के 4 पॉइंट लिख देना। हाँ, लास्ट क्वेश्चन फाइनली,
A deprived woman was कॉमन नहीं होगा इनका, वो बनवा लो, डिफरेंस बिटवीन सब में चल सकता है वो, FR FD वगैरह के राइट्स में आते हैं। कॉमन में एक सोशल इकोनॉमिक है, एक पॉलिटिकल सिविल है, ये डिफरेंस ही है इनके, कॉम्प्लीमेंट करने के लिए आए हैं, ये सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहे एक दूसरे को। क्वेश्चन 80। पूछो पूछो पूछो। रॉन्ग ही आइडेंटिफाई कर दिया तो तुमने, किसी का भी पार्ट लिखा हो पूरे काट देंगे। ये स्मार्ट वर्क चलेगा। अब तुमने लिख दिया कि मौर्य एक ट्राइबल यूथ है, तो बताओ कौन सी कमीशन में जाएगा। ठीक है, अब उसका आंसर होना चाहिए, कायदे से उन्होंने ट्राइबल वर्ड बोल दिया तो वो ST में जाना चाहिए, पर तुमने लिख दिया नेशनल कमीशन फॉर SC लिख दिया, या NHRC लिख दिया। ठीक है, NHRC के हो सकता है फिर भी तुम्हें पार्ट मार्क्स मिल जाए, क्योंकि NHRC गलत आंसर नहीं है कहीं ना कहीं। ठीक है, बट तुमने SC लिख दिया और विमेन लिख दिया और पावर सारी सही लिख दी, क्योंकि सबको तो सेम है पावर्स, तो नंबर 0 हो जाए। अगर ऐसे में कंफ्यूजन हो ना, सबसे सिंपल एक है NHRC। अगर बिल्कुल कुछ बचे हुए 4 या 5 मिल जाएंगे, हाँ ये हो सकता है। और अगर कुछ समझ में ना आए तो NHRC डालना है, कमीशन कोई समझ ना आए तो। हाँ, क्योंकि देखो किसी और में जाना, जाओ आप NHRC में तो सारे जा सकते हैं। NHRC इज ओपन फॉर ऑल। ठीक है ना, तो चाहे बच्चे का केस हो, बूढ़े का केस हो, विमेन का केस हो, SC ST का केस हो, सारे जा सकते हैं NHRC में। Question 83. A deprived woman was raped, tortured by some men of her locality. She committed suicide thereafter owing to public shame. State the function and power of the commission which can intervene in the legal proceeding to get justice. अब नाउ इसके अंदर NHRC भी हो सकता है, पर बेस्ट आपका विमेन वाला रहेगा, बट NHRC भी आ सकता है इसके अंदर, दोनों आ सकते हैं, और दोनों की पावर सेम है, और इसमें इन्होंने फंक्शन एंड पावर पूछा है। अब फंक्शन एंड पावर का रट्टा मार लो। हो सकता है, वो नहीं जा सकती, पर उसके लिए नारेबाजी करने के लिए, जैसे सुशांत मर गया, जो बता रहे। ठीक है ना, चलो भैया आज के लिए फाइनली खत्म, अब मैं हिस्ट्री क्लास शुरू करूंगी। ठीक है।